नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सुधरी अन्नदाताओं की दशा की। जी हां, उत्तर प्रदेश में क्या अन्नदाताओं की दशा सुधर गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में जितना किया उतना किसी प्रदेश ने नहीं किया, और ये बात सच भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना में नंबर 1 पर है और आज भी पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश है गन्ना में। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने कई नियम कायदे कानून तोड़े गए, लेकिन सारे नियम कायदे कानून इसलिए तोड़े गए जिससे कि लोगों का भला हो सके। सबसे पहले कोटा से लोगों को लाने की चाहे बात हो, कोटा से मुख्यमंत्री ने जो वहाँ बच्चे फंसे हुए थे लॉकडाउन में उनको लाने की कवायद शुरू की, जिसका उनको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने जम का निशाना साधा कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कानून का पालन करने के अलावा उन्होंने उन लोगों का दर्द भी सुना और यही कारण है कि वो कायदे कानून को किनारे रख करके उन बच्चों को घर तक पहुंचाने का काम किया। और इसके बाद हम बात करें कि अगर प्रवासी मजदूरों की, तो जब तक वो पैदल चलते रहे उसके बाद लेकिन उनको रोका गया और बसों के जरिए उनको घर तक पहुंचाया गया। ट्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला करके उनको घर तक पहुंचाया गया और इसके अलावा उन्हें क्वारंटाइन किया गया, घर के पास ही क्वारंटाइन किया गया। और जो लोग क्वारंटाइन रहे उनको पूरा खाना और पैसा भी दिया गया। इसके साथ साथ में रोजगार भी चलता रहा है। जो हमारे पुराने यहाँ श्रमिक थे उनका रोजगार न छिने, ऐसे में 119 चीनी मिलें लगातार जारी रखी और लाखों कुंतल जो गन्ना है उसकी पेराई कराया। इससे न सिर्फ लाखों लोगों को चीनी मिलों में रोजगार मिला बल्कि 10 लाख लोग तो गन्ना छीलने में भी लग गए, यानी कि रोजगार उनको मिल गया। चीनी मिलों को भी काफ़ी फायदा हुआ। और इसके साथ साथ में हम किसानों की बात करें तो उन्हें और गेहूं खरीद भी लगातार चलती रही। गेहूं खरीद में कोई कोताही नहीं की गई। समर्थन मूल्य उनका जितना था उन्हें खरीद करके उनके अकाउंट में भेजा जाता रहा। तो कुल मिलाकर के ये जो बात है कि किसानों की दिशा सुधरी है उत्तर प्रदेश में, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल किया क्या क्या गया है। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल के दौरान किसानों पर आए संकट को दूर करने के लिए योगी सरकार पूरे दमखम से जुटी हुई है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। किसानों की योगी सरकार हर संभव मदद कर रही है। टीम 11 की बैठक में किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की। इस संकट में सरकार ने किसानों की जेबें लगातार भरी रही। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं अब तक कितना भुगतान किया गया। कोरोना संकट में योगी सरकार ने भरी किसानों की जेब। गेहूं किसानों को योगी सरकार ने किया 3,890 करोड़ का भुगतान। फसल खरीद के बाद तत्काल गेहूं किसानों के खातों में भेजी गई रकम। लॉकडाउन के दौरान भी चलती रही गेहूं की खरीद। एफपीसी के माध्यम से किसानों के खेतों पर जाकर भी गेहूं खरीदा गया। योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कुल 3.477 लाख कुंतल गेहूं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई 8,887 मीट्रिक टन चने की भी खरीद। हुआ भुगतान। लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार ने दी थी कृषि यंत्रों को खेतों तक जाने की सबसे पहले छूट। लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार ने चलाई सभी 119 चीनी मिलें।
योगी सरकार ने किया इस सत्र का गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान। फसल खरीद के तत्काल बाद सीधे खातों में भेजे गए पैसे। यूपी में हुआ रिकॉर्ड 1251 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन। यूपी बना देश का नंबर 1 चीनी उत्पादक प्रदेश। 3 सालों में योगी सरकार ने किया गन्ना किसानों को 99,000 करोड़ का भुगतान। 72,424 श्रमिकों को भी पूरे लॉकडाउन के दौरान मिला 119 चीनी मिलों में रोजगार। 35 से 40,000 किसान इन 119 चीनी मिलों से सीधे जुड़े। गन्ना छिड़ाई में भी 10 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन दिया गया रोजगार। 2 करोड़ 4 लाख किसानों को कोरोना आपदा के दौरान ही 2 बार दी गई 2-2 हजार की किसान सम्मान निधि। लॉकडाउन के दौरान भी योगी सरकार ने अन्नदाताओं के लिए मदद जारी रखी और किसानों की दशा में सुधार हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो 99,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें गन्ना की, और अभी वर्तमान की हम बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान हुआ है, ये कहना है मुख्यमंत्री जी का। इसके साथ साथ में 3,890 करोड़ का भुगतान कुल मिलाकर के किया गया है। गेहूं खरीद भी की गई है। हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है और मीडिया प्रभारी भी रहे। स्वागत है आपका हरीश जी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। स्वागत है आपका मनोज जी। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुरेश जी। सीधा रुख करेंगे हरीश जी का। हरीश जी, क्या वाकई दशा सुधर गई है उत्तर प्रदेश के किसानों की? चलिए, अभी हरीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेश जी करो। सुरेश जी, ये बात तो सच है कि इतने बड़े लॉकडाउन के पीरियड में लगातार प्रवासी लोगों को रोजगार दिलाना, किसानों जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उसको कराना, और 119 चीनी मिलों को चला करके पूरे गन्ने की पिराई करवाना, ये अपने आप में बड़ा काम है। निश्चित रूप से प्रदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सामने एक संकट का समय था और उस संकट से उबरना या संकट से निकालना प्रदेश सरकार का दायित्व था। प्रदेश सरकार के समक्ष उनकी एक चुनौती भी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम से कम मैं तो कहूंगा सिंगल हैंडेडली कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने जारी रखा, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई रखी, इस निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने लड़ाई करी और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, न सिर्फ अपने प्रदेश के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए। और वो लोग निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास को, इस आप कहिए कि जो उनकी पॉलिसी थी, जो फ्रेमवर्क था, जो कार्यक्रम थे, उसको भी लोगों ने एक लोहा माना उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और इसमें कंट्रोल नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात थी। और एक ऐसे दौर में जब निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता के सामने खाने की चुनौती हो गई थी, खाने की समस्या पैदा हो गई थी, तो हम गांव में कम से कम ये जरूर मानते हैं, हाँ अगर कहीं शिकायतें हुई होंगी तो निश्चित रूप से वो एक मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम थी कि जो मॉनिटरिंग के सामने आई होंगी। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मुझे खुशी हुई कि अब की बार गांव जाने पर लोगों को लगा, लोगों ने बताया उनको जो राशन मिलता था, इधर 2-3 महीने का मुफ्त राशन जो घोषणा की गई 2 महीने की, उनको मुफ्त राशन मिला है। और उनको भी मिला है जो इनरोल्ड थे। हाँ, कुछ उन लोगों को, जैसे सरकार ने यह भी घोषणा की थी, जो इनरोल्ड नहीं है, जिनका खाता नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, उनको भी उपलब्ध कराया जाए, उनको भी उपलब्ध करा। हाँ, उनको देने में कुछ शिकायतें जरूर मिली हैं, लेकिन ये प्रदेश जिले स्तर पर थी और ये ब्लॉक स्तर पर थी, उनकी समस्या थी और उनकी मॉनिटरिंग की, मुख्यमंत्री ने उनकी मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग करने के बाद निश्चित रूप से उन लोगों को भी खाने का उपलब्ध कराया गया। हाँ, और खाते में पैसे भी 2-2 हजार रुपए खाते में भी सम्मान निधि के रूप में आए हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक साहसपूर्ण निर्णय लिया और कार्य किया है। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा कार्य है, आलोचनाएं भी होती हैं, होनी भी चाहिए और कहीं न कहीं कोई कमियां भी रह जाती है, लेकिन फिर भी
प्रदेश की सरकार इसके लिए निश्चित रूप से उसकी मेज थपथपाई जा सकती है, हकदार है, प्रशंसा की हकदार है। ठीक है, ये बात ठीक है। अगर बुराई है तो उसको उजागर भी करना चाहिए और अगर अच्छे काम किए हैं तो उनको बताना भी चाहिए। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, क्या कहेंगे आपकी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी चलिए हम मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, क्या लगता है कि ये कठिन परिस्थिति थी कोरोना की, जब लोग घरों में दुबक करके बैठ गए थे, ऐसे समय में रोजगार की बड़ी समस्या थी, किसानों को बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनकी फसल का मूल्य मिलना, उनकी फसल बिकना और पैसा उनके अकाउंट तक जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल काम था, बहुत ही कठिन काम था। देखिए, निश्चित तौर पे जो कंडीशन थी लॉकडाउन की, उस कंडीशन में किसी तक पैसा पहुंचना और किसी तक मदद पहुंचना बहुत बड़ी बात थी जी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस पूरे चक्का जाम में काम कौन कर रहा था? या तो डॉक्टर्स, या मीडिया, या पुलिसकर्मी, और इसके बाद अगर कोई काम कर रहा था जो जिसको कहा जाए जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जिसका कोई भत्ता निर्धारित नहीं है, वो था इस देश का किसान। वो अपनी फसल लगातार, जो भी उसको काम था वो लगातार नित्य प्रत कर रहा था। अगर खेतों में सिंचाई करनी थी तो सिंचाई कर रहा था, अगर सब्जी तोड़ना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो वो कर रहा था काम, क्योंकि वो सारी सुविधाएं बंद नहीं थी। प्रदेश ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने बिल्कुल सही कहा, सरकार ने तमाम सारे काम किए, लेकिन हम सरकार के तमाम सारे कामों की जो अच्छाइयां हैं उसके लिए सरकार के पास और मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देना है, विज्ञापन के जरिए अपनी बात कहना है। हमें सरकार की कमियों के बारे में बताना है, और खासकर हमारे जैसे जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में है, कि हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार की कमियों को गिनाएं। क्या वो कमियां जो झांसी के बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ जिस तरह सरकार ने, मतलब उसे कहूंगा कि मेरे ख्याल से क्या वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं थे, वो इसी प्रदेश के निवासी थे। एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक उनको वहीं बॉर्डर पे रोका गया। खाना पीने की व्यवस्था क्या थी ये सबको पता है। किस तरह पैदल मजदूर चलाए और कितने हजार किलोमीटर चलाए, कल्पना से परे है। शायद मेरे ख्याल से इस डिबेट में मैं हूं या जितने भी पैनलिस्ट हैं, उस दर्द का एहसास किसी को विश्वकर्मा जी नहीं हो सकता, क्योंकि 1500 किलोमीटर पैदल चलना और पैरों में छाले पड़ना, फूट जाना, फिर पड़ना, फिर फूट जाना, ये कृत्य मेरे जीवन में तो कभी नहीं घटा है। तो मैं उन बातों को जरूर कहूंगा, उन बातों को विश्वकर्मा जी जरूर कहूंगा। सरकार ने जो काम अच्छे किए उसकी प्रशंसा बनती है, और वो सरकार का भी अधिकार है कि वो विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वो विज्ञापन देके अपने प्रचार करे, खूब प्रशंसा करे। लेकिन हम फिर यही बात कहेंगे, सरकार ने काम गलत किए। नहीं, आपका काम है, बिल्कुल ठीक बात है, आपका काम है, विपक्ष का काम है कि लोग उजागर करना, और आप उजागर करिए, ठीक बात भी है, लेकिन जो अच्छे काम है उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। आप खुद कह रहे हैं। दोबारा से आएंगे आपके पास में, हम सवाल लेंगे आपसे। हरीश जी जुड़ गए हमारे साथ में। हरीश जी, यूपी में सुधर रही है अन्नदाताओं की दशा, क्या कहेंगे आप? हरीश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आप अपनी बात आपकी रख आवाज सकते हैं। मुझे आपकी आवाज मुझे मिल रही है। माननीय मोदी आप जी की अपनी सरकार बात रख हो सकते हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। या उत्तर प्रदेश जी, आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह एक बेहद संवेदनशील सरकार है, जिसकी प्राथमिकता इस देश का किसान है, इस देश का गरीब है, इस देश का मजदूर है, इस देश का कामगार है, इस देश का युवा है। वो एक एक नागरिक की चिंता सरकार को है। और आप ये देखिए, किसानों को लेकर के जिस मुद्दे को लेकर के आज आप बहस के लिए आए हैं, केंद्र सरकार ने कल ही 14 खाद्यान्न पदार्थों का जो एमएसपी है वो उत्पादन लागत से 50% लेकर 83% तक उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया है। अगर आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूं
कि जो जो बढ़ोतरी की गई, ज्वार की कीमत 2,620 रुपया पर क्विंटल किया गया, बाजरा 2,000 था 2,2150 किया गया, रागी 3,150 पर क्विंटल था 3,295 किया गया, मक्का 1,760 था उसे 1,850 रुपया पर क्विंटल किया गया, अरहर 5,800 रुपया पर क्विंटल था उसे 6,000 रुपया पर क्विंटल किया गया, मूंग 7,050 रुपया पर क्विंटल था उसे 7,198 रुपया पर क्विंटल किया गया, उड़द 5,700 रुपया पर क्विंटल था उसे 6,000 रुपया पर क्विंटल किया गया, मूंगफली 5,090 रुपया पर क्विंटल थी उसे 5,275 रुपया पर क्विंटल किया गया, सूरजमुखी 5,650 रुपये पर क्विंटल था उसे 5,885 रुपये पर क्विंटल किया गया, सोयाबीन 3,710 रुपया पर क्विंटल था उसे 3,880 रुपया पर क्विंटल किया गया, और तिल 6,485 रुपया पर क्विंटल था उसे 6,855 रुपया पर क्विंटल किया गया। तो सरकार की जो किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है वो पूरी तरह से प्रमाणित है, और वो जो संकल्प है सरकार का उसके लिए हर वो कदम सरकार उठाने को तैयार है जिससे हम अपने किसान भाइयों के यहाँ खुशहाली देख सके, उनके चेहरे पर मुस्कान देख सके। आप देखिए कि आदरणीय योगी जी की सरकार में अगर गन्ना किसानों को लेकर के आप बात कहें तो 3 साल में 98,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना किसान के खातों में भुगतान किया गया है, जबकि हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी बहुत बातें कह रहे थे अभी, उनकी सरकार में 5 साल में कुल 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, जबकि योगी जी की सरकार में 3 साल में 98,000 करोड़ का भुगतान किया गया है, और इस पेराई सत्र में 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया गया है, जबकि ये कोरोना का संकट का काल था। आप गेहूं खरीद को ले लीजिए तो 3,477 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद किया गया, और चने का 8,887 हजार कुंटल चने का खरीद की गई। इन सब का भुगतान किसानों के खाते में सीधे तौर पे हुआ। 119 चीनी मिलें इस कोरोना संकट काल में भी पूरी अपनी क्षमता के साथ चलती रही, और रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश भर में चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश चीनी का बना है। तो अगर आप ये देखें और सरकार का काम देखें, ठीक है, मैं इतने नहीं, अभी ये कोरोना संकट काल में जब सैनिटाइजर की दिक्कत थी तो 27 चीनी मिलों को और इसके अलावा 60 यूनिटों को ये सैनिटाइजर उत्पादन की परमिशन दी सरकार ने, और 88 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया, जो देश भर के विभिन्न प्रांतों में उसको भेजा गया। तो सरकार का ठीक है हरीश जी, पूरी प्रतिबद्धता के मनोज जी साथ आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। देश की जनता की खुशहाली के लिए है। ठीक है, और उसके बिल्कुल साथ ठीक बात है कि काम करें। सैनिटाइजर का चीनी मिलें जब खाली थी तो उस समय सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया और पूरे देश में भिजवाया गया। ठीक बात है, मनोज जी आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, मैं बीजेपी के अपने साथी महोदय वरिष्ठ हैं और काफ़ी बिल्कुल अखबार की तरह पढ़ के बता रहे थे कितने क्विंटल कितने रुपए किस पे कितना बढ़ाया गया जी। दौर था कोरोना महामारी का, था मैं कह के सद मेरे ख्याल से मैं अपनी वक्तव्य को गलत रख रहा हूँ है जी। और अब उत्तर प्रदेश में जैसे आंकड़े आना शुरू हुए हैं, कोई परिस्थिति निकल नहीं गई है। महिमा मंडप मत करिए, बिहार का चुनाव है, हमें अच्छे से पता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आप अपनी भूमिका बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ना तो इस देश से कोरोना का मरीज मिलना बंद हो गए हैं, मेरे ख्याल से अब तो पीक की तरफ बढ़ रहा है। तो कृपया थोड़ा संभल के बोले, बेहतर होगा। रही बात किसानों की और किसानों को व्यवस्था देने की, तो मुझे सिर्फ बीजेपी के साथी ये बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान जो चीज आप नियमित कर रहे हैं या जो रूटीन वर्क है किसानों के लिए, वो तो है ही है, वो तो हर सबके कार्यकाल में रहा। जब राष्ट्रपति शासन इस देश में प्रदेश में कहीं रहा होगा तब भी रहा होगा। लेकिन आप ये बताइए, आपने किसानों के लिए कोरोना काल में किया क्या? क्या उनके कच्चे माल को मंडी तक पहुंचाने का आपने सुलभ साधन दिया?
डीएम साहब ने दिया, एसडीएम साहब ने दिया, या किसानों के कच्चे माल को जिसकी लागत से भी कम दाम में उनको बेचने पे मजबूर होना पड़ा। और मैं प्रदीप जी व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पास भी खेती है, मेरे जानने वाले दसियों लोगों ने, चाहे वो लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे खीरा हो, सवाल पूछे ना जी। इस तरह की चीजें उन्होंने फेंक दी हैं। उनका मंडी में कोई खरीदने वाला नहीं मिला। कौन सी मदद कर दी आपने किसानों की? वापस जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, मनोज जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिला, सब्जियां बाहर फेंकी जा रही हैं। नहीं, देखिए सुदीप जी, सरकार ने वो सब सुविधाएं मुहैया कराई जो संभव था। जहां तक फसलों के किसानों के उत्पाद की खरीद की बात है, गांव पे उनकी खेत पे जाके एसटीसी के माध्यम से खरीदा गया। सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि आप मंडी के बजाय कहीं कोल्ड स्टोरेज पे कहीं भी आप उसको बेच सकते हैं, वही मंडी मान लिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, उनकी आवाज में बहुत सारी बातें कहना तो बहुत संभव है, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी संजीदा नागरिक है, वो पूरी परिस्थिति को कोरोना संकट काल में देख रहा है। और हम लोगों की तरह धीरे से मुस्कुरा के झूठ नहीं बोल पाते हैं। सच को सही से रखेंगे, बुलंद आवाज में रखेंगे। आप धैर्य से, बिल्कुल 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 कहेंगे बात को। आप बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका, बोलिए। धैर्य रखिए सुनने का। तो इस महामारी के संकट में पूरी दुनिया ग्रस्त है, कोई भारत अकेले देश नहीं है। और भारत ने जिस तरह से इसको कंटेन किया और जितनी बड़ी आबादी भारत की है, उसके सापेक्ष जो दुनिया के देश हैं, दुनिया की देशों की जो आबादी है, उसके सापेक्ष अगर आप तुलना करेंगे तो शायद इस तरह की बातें आप नहीं कहेंगे। आज पूरी दुनिया भारत के ने जो प्रयास किया कोरोना महामारी को, संकट को जिस तरह से इसको हराने के लिए कार्य किया, उसकी पूरी दुनिया के और जितने भी संगठन है उसका प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ हमारे विरोधी दल के मित्र हैं जो उनको केवल एक आलोचना करना आता है। मनोज जी एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मनोज जी बहुत छोटे छोटे सवाल पूछेगा, छोटा सा सवाल। मैं दुनिया की इस वैश्विक महामारी की तुलना अन्य देशों से नहीं करना चाहूंगा भारत की। मैं तुलना करना चाहूंगा न्यूजीलैंड से, मैं तुलना करना चाहूंगा मलेशिया से, मैं तुलना करना चाहूंगा ताइवान से, मैं तुलना करना चाहूंगा जो अब स्पेन भी आ गया उस स्थिति में कि उसके यहां भी मरीज नहीं मिल रहे हैं। आप उन देशों से तुलना करिए, अमेरिका से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम चाइना से तुलना करना चाहते हैं। आखिर क्यों हमारे देश में जो फरवरी में हमारे देश के तमाम सारे मनोज जी, हम लोग किसान की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसान नहीं कह रहे बेहतर होगा जी। आखिर वो क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम दुनिया की अपेक्षा, दुनिया की जवाब ले लीजिए। जवाब जी। मनोज जी, ये जितने देशों का नाम दिए, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इनकी आबादी कितना है और इनकी आबादी और उसके घनत्व को देखिए, उसके सापेक्ष बात करिए। भारत की आबादी 130 करोड़ है। उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश है, बहुत सारे 50 देश ऐसे होंगे कि उनकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम होगी। तो आप जब चीजों पे चर्चा करें तो इन जो फैक्टर हैं उनको भी ध्यान में रख करके बात करें। और जो कोरोना है, ये समय की आवश्यकता थी कि कोरोना में लॉकडाउन को खोला जाए, क्योंकि लॉकडाउन अनंत काल तक आप किसी देश में नहीं चला सकते। और जो इसके प्रोटोकॉल है, जो इसके सुरक्षा के उपाय है, ये जन जन आज गांव, गरीब, मजदूर, कामगार सब तक ये जागरूकता आई है कि इस कोरोना महामारी के संकट से हम कैसे बच सकते हैं। सरकार के पास जो साधन उपलब्ध ठीक है हरीश जी, जहाँ एक लैब थी पूरे देश में, आज 2600 से ज्यादा लैब है, लाखों लोगों की जांच पर डे हो रही है। तो इन सब चीजों को भी समझना होगा कि हमने कोविड के कितने अस्पताल बनाए, कितने लाख बेड का इंतजाम किया, क्वारंटाइन के कितने सेंटर बनाए। तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी है। आदरणीय मनोज, ठीक है हरीश जी, वक्त ब्रेक का थोड़ा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, दोबारा से आएंगे आपके पास में। ठीक है, आएंगे दोबारा से। मनोज जी को भी पूरा मौका मिलेगा और आपको भी पूरा मौका मिलेगा। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनको भी ब्रेक के बाद लाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है, कितनी पुख्ती बात है उनकी।
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इस लिहाज से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इस कोरोना काल में जब सारे लोगों के कदम घरों में सीमित कर दिए गए थे, ऐसे में अन्नदाता ने आगे बढ़ करके काम किया, सरकार ने उसको पूरा सपोर्ट किया और उसने बड़ा उत्पादन करके देश को खिलाने का पूरा काम किया। क्या ये एक बड़ा काम है? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ बहुत देर से सुरेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जरा उनकी राय ले लेते हैं। सुरेश जी, आपने दोनों पार्टी के लोगों को सुना, हरीश जी भी अपनी बात रख रहे हैं और मनोज जी भी अपनी बात रख रहे हैं, आपकी क्या राय है दोनों को सुनने के बाद? देखिए प्रदीप जी, ये जो एक अभूतपूर्व संकट आया था, न सिर्फ भारत पर, पूरे विश्व में आया है, पूरे विश्व को इससे निपटना था। इसमें कोई भी इस महामारी के लिए तैयार नहीं था, न किसी को इस महामारी की इसके पहले से जानकारी थी, क्योंकि चूंकि इतने पिछले कई वर्षों से ऐसी महामारी हुई नहीं है, ऐसा आया नहीं है, तो हम लोग उसके लिए 100 साल बाद ये महामारी हम भी मानसिक रूप से इस महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। और एक चीज दूसरी, ये तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने पहले ही वक्तव्य में पहली बार ही उसने कहा था कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, पहले हमें अपने जान की सुरक्षा करनी थी और हमें निश्चित रूप से इस महामारी के लिए अपने को तैयार करने था, पूरे देश को तैयार करना था, देश की जनता को तैयार करना था। हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अपील की और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि प्रदेश की जनता ने रिस्पांस किया, प्रदेश की जनता ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग दिया। यहां मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आप देखे होंगे कि मैं उस दौर से तुलना नहीं करना चाहता हूं, आप सन 75 के आपातकाल की घोषणा देख लीजिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत ही ताकतवर थी, बहुत शक्तिशाली थी, उनके पास पुलिस थी, उनके पास फोर्स थी, पूरे देश में सरकार पूरे देश में उनकी सरकार थी, फिर भी आप देखिए कि लोग उनके विरोध में निकल पड़े थे। गलत किया सही किया मैं उस बहस में नहीं जानता, लेकिन हमारी इस बार की जनता देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की अपील पर, मुख्यमंत्री की अपील पर देश की जनता ने उनका भरपूर सहयोग दिया और इस महामारी में लड़के लेके उनके साथ एकजुट के खड़ी हो गई। लेकिन ये अनंत काल तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना था, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसको भी मजबूत करने की। इसलिए जो लोग, मैं कहता हूं, जो लोग लॉकडाउन खोलने पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अब जहां तक कोरोना की बात है, अब हमें स्वीकार करना होगा कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, कुछ दिन तक हमें जीना पड़ेगा। और इसी सावधानी के साथ, जो सावधानी की अपील की जा रही है, जो हमसे कहा जा रहा है, उन सावधानियों के साथ
हमको अपने को सुरक्षित रखना है, हमको आपको बचाना है और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाना है। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में निश्चित रूप से अभूतपूर्व कार्य किया है। इसमें आलोचनाएं होती हैं, आलोचनाएं होना भी चाहिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना और सत्ता पक्ष का काम है अपना बताना। तो कम से कम 1-2 महीने में जो आप कह रहे हैं, जो परेशानी सबके सामने, मैं किसानों के सामने, जब पूरा लॉकडाउन था, कहीं कहीं मूवमेंट नहीं था, तो पहले जब हमारी व्यवस्था थी, हमको अपनी जान बचाने की बात थी, तो निश्चित रूप से हमें हमारी प्राथमिकता वो थी। और उस प्राथमिकता के साथ साथ ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गांव में किसानों को निश्चित रूप से सम्मान राशि मिली है, पैसा मिला है, और खाने का उनको जो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया गया, ओपी उपलब्ध कराया गया है। अनियमितताएं हो सकती है, कहीं मैंने फिर कहा मॉनिटरिंग में कहीं व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल हैंडेडली कोरोना के संघर्ष में लड़ा है और उनके सहयोग में प्रदेश की जनता ने उनका सहयोग दिया है, साथ दिया है, तभी हम इस स्थिति में पहुंचे। और जो भी हमारी आबादी आप देखिए, देश की आबादी और प्रदेश की आबादी देखिए, अगर इस आबादी के आप अनुकूल देखिएगा, उनके उसमें देखिएगा, तो हमारे यहाँ कोरोना की संख्या, कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। अगर हम दूसरे देशों से, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां कहा जाता है कि मेडिकल सुविधाएं इतनी ज्यादा थी, हम उनसे मेडिकल सुविधा में है, उस पर भी हम देखिए, उस तुलना में आप देखिएगा, तो हम निश्चित रूप से कोरोना को रोकने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। और अब रही अर्थव्यवस्था की बात, हाँ, अर्थव्यवस्था एक चुनौती है और उस चुनौती के फ्रंट पर हमारी सरकार चल रही है, सरकार को चलना चाहिए। अगर जनता का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम उस पर भी काबू पाने में सफल होंगे। नहीं, मूडीज ने या दूसरी जो रेटिंग वो एजेंसीज हैं, उन्होंने अगर रेटिंग कम की है भारत की, तो साथ साथ में दूसरे देशों की भी रेटिंग कम हुई। हम ये क्यों भूल जाते हैं? अमेरिका की रेटिंग कम हो गई, चाइना के साथ दिक्कत हो गई, वहां की कंपनियां निकल करके भाग रही हैं। तो ये इस महामारी ने तो सभी को अपना निवाला बनाया है ना, कोई जी हाँ, कोई एक प्रदेश की समस्या नहीं, एक देश की समस्या नहीं है जी, ये पूरी वैश्विक महामारी है और सभी को इससे निपटना है। और इसको निपटने में मैं स्वीकार हमको करना भी चाहिए कि इसको निपटने में हमको सहयोग समय लगेगा, लेकिन हाँ, उस दिशा में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जितना नुकसान हुआ है, हमारा नहीं हुआ, पूरे विश्व का हुआ है, तो विश्व का हुआ है, तो लेकिन उसको पटरी में लाने में थोड़ा समय तो लगेगा और हमें समय आपको देना भी पड़ेगा, सरकार को समय देना पड़ेगा। ठीक है। मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, कुछ चीजें हैं जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने ये किया, उस पर हम आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे। कर 3 साल में 99,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया। इस साल इसी सीजन में 119 चीनी मिलें चला करके 20,000 करोड़ का भुगतान कराया गन्ना किसानों को। उसके अलावा 10 लाख लोग अपरोक्ष रूप से रोजगार पाए थे और साथ साथ में 73,000 श्रमिक सीधे रोजगार पाए इन 120 चीनी मिलों में। और बड़ी बात यह है कि अगर चीनी मिलें उस समय नहीं चल रही होती तो हम सैनिटाइजर भी ना बना रहे होते, सैनिटाइजर बना करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किया। क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बता रहे हैं 99,000 करोड़ रुपए देने की बात, जी, किसान तक कितना पहुंचा? मैं कहाँ इस बात से डिनाई कर रहा हूँ कि सरकार ने पैसा नहीं दिया या चीनी मिलों को पैसा नहीं, वो तो करें डीबीटी के माध्यम से जा रहा पैसा। सर यही तो गेम है ना जी। चीनी मिलों के मालिकों के पास पैसा जा रहा है, किसान तक आप अपना रिपोर्टर भेजिए ना जी, वो बताएगा कि हमें हमारे गन्ने का भुगतान किस तरह से नहीं, चीनी मिलों के पास क्यों जाएगा? गन्ने का भुगतान हुआ है, गन्ने का भुगतान जी, सरकार किसानों तक। आप पिछले 2 सालों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए जी, किस तरह से पश्चिम के किसानों ने किस तरह से चुनाव के आसपास किस तरह सारी बातें कही। क्या वो गलत नहीं न्यूज थी? और अगर किसान, तमाम जो किसान दल हैं, जो किसान की राजनीति करने वाले संगठन हैं, उनका जिस तरीके से सरकार के प्रति विरोध रहा, लखनऊ में जिस तरीके से विरोध हुआ, तमाम जिलों में हुआ, उस बात को नहीं कर सकते। विरोध तो जब आपकी सरकार थी तब भी हो रहा था। आलू यहीं पर किसान अपना गिरा करके जा रहे थे विधानसभा के सामने। वो सरकार बीजेपी की थी जी, वो सरकार बीजेपी की थी। नहीं, आपके समय में गिरा के गए थे, आपके समय में भी किसानों ने, हमारी सरकार में ये आपके समय, मनोज जी इस मुद्दे पे भटकना नहीं चाहता। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक, बहस होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल ठीक। और हम ये चाहते हैं जी कि अगर सरकार, मेरे सवाल थे कि क्या किसानों को मदद मिली, मैं उस बात की चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि 1 महीने तक तो कोई नहीं निकला, सभी अपने अपने घरों में थे। जब परिस्थितियां लोगों के सीमा रेखा से बाहर हो गई, वो फिर किसान हो, मजदूर हो, प्रवासी मजदूर हो, आम जनमानस हो, लेबर हो, क्या उसके लिए सरकार ने कौन से बहुत अच्छे कदम उठाए? मैं बता रहा हूँ ना, इस बात पे मैं जो सरकार का दावा है, मनोज जी, मैं जो सरकार के दावे हैं मैं वो बता रहा हूँ, आप उसको कितना मानेंगे, कितना खारिज करेंगे। करें कि इस कोरोना काल में 2 महीने के अंदर 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेजे गए और उन किसानों की संख्या है 2 करोड़ 4 लाख।
ये वो किसानों का बिल्कुल, जी, इसके आंकड़े मैं आपको बता दे रहा जी, हूँ और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जी। 2018 में ये योजना शुरू हुई चुनाव से पहले, मोदी जी ने पहली किस्त दे दी चुनाव से पहले, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। अगर 15,000 करोड़ रुपए पहली किस्त गई पूरे देश में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरी किस्त जो गई थी वो 7,000 करोड़ गई और तीसरी किस्त मात्र 3,500 करोड़ गई। ये तो किसानों का उधार था जो सरकार ने अपनी उधारी दी है। खाली यूपी सरकार ने कुछ भी ना दिया है। मनोज जी, यूपी में खाली 2 करोड़ 4 लाख लोगों को पैसा गया है जी। मैं सरकार की वेबसाइट का डाटा आपको बता रहा हूं जी। सरकार जो सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन से पहले किसान सम्मान निधि दे रही थी वो गुजरात स्टेट को दे रही थी। अगर मैं गलत कह रहा हूं प्रदीप जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पे, गुजरात स्टेट जहां की आबादी 6 करोड़ और वो भी ऐसा राज्य जहां पे किसानी कम और व्यापार ज्यादा होता है, उस स्टेट को सबसे बड़ी रकम जा रही थी सम्मान, किसान सम्मान जो निधि है इनकी जो बनाई थी। अब जो पैसा दिया है इन्होंने किसानों को, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मोदी सरकार का, योगी सरकार का। इन्होंने जो 3 किस्तें किसानों को नहीं दी थी कोरोना काल में दे दी। कोरोना काल में मतलब दिया ना, मदद कोरोना काल में दिया ना पैसा। तो अपनी उधारी तो दी है ना। आपने किसानों से जहां वादा तक किया पैसा दिया ना। देखिए 5 साल के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार बनी ना, तो 5 साल किसान सम्मान निधि देने का वादा था। कोई 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त देने का वादा मोदी जी का नहीं था। ठीक है। मैं दूसरा सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं चीजें आपसे भी समझना चाह रहा हूं। कह रहे कि 3,890 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। फसल खरीद, मतलब जितना भी फसल कटी उसको पूरी तरीके से खरीदा गया और उसकी एमएसपी किसानों के खाते में डाली गई। क्या आप इससे इनकार करेंगे? देखिए निश्चित तौर पे तमाम सारे चैनलों पे चला कि किसान लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन अभी भी है और उस दौरान उन्होंने सेंटर खोले और किसानों की जो भी फसल थी उसको खरीदा। जितना खरीदा गया, सरकार के पास आंकड़े और आंकड़े प्रस्तुत करना, मेरे ख्याल से बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बताएं कि कितना गेहूं, कितना धान, जो कुछ भी किसान का उस वक्त की फसल में था, कितने क्विंटल सरकार ने खरीदा। बिल्कुल करेक्ट आंकड़े प्रस्तुत करे सरकार। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास अभी हरीश जी ने गिनाया, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। 8,887 मैट्रिक टन चने की खरीद हुई, ठीक है, और 3,04,477 क्विंटल आपका गेहूं की खरीद हुई। क्या आप इससे इनकार करेंगे? अगर सरकार के आंकड़े तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं भाई, या आप भी कैसे इनकार कर सकते हैं? वो तो सरकार की वेबसाइट पे होगा। और निश्चित तौर पे अगर सरकार ने खरीद की है तो सराहनीय काम है। लेकिन क्या किसान को पैसा मिला? नहीं, किसान को डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा गया। बैंक ने उसको पैसा दिया किसान को? अरे भाई बैंक 24 घंटे खुले रहे, बैंक लॉकडाउन में लगातार खुले रहे। बता दूं ऐसी स्थितियां हुई हैं बैंकों में, मैं इस बात का सबूत हूं। 25,000 रुपए निकालने गया मेरा छोटा भाई बैंक, विजया बैंक में, आप बिलीव करिए बैंक मैनेजर ने कहा हमारी बैंक पैसा नहीं निकाल के देगी। आप 15 दिन तक पैसे नहीं बैंक मैनेजर ने दिए। तो जब मैं, मेरा छोटा भाई को पैसा बैंक ने नहीं दिया तो मैं उस असहाय निरीह किसान और उस मजदूर के 500 रुपए के लिए क्या क्या हुआ है, उसके 2,000 रुपए के लिए और उसके फसलों की रकम के लिए बैंकों ने कितना पैसा दिया, ये क्वेश्चनिंग है। डाटा प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें दौरा नहीं, चूंकि ऑनलाइन तो कुछ भी कर सकते हो। क्या किसान की जरूरत पे किसान को पैसा पहुंचा, ये पूछिए, किसान से पूछिए। पूछ लेता हूँ हरीश जी, ये बात तो सच है कि बैंकों के ऊपर इतना काम लाद दिया गया है कि बैंक अच्छी तरीके से अपने काम कर नहीं पा रहे हैं। पैसा उनके खातों में है लेकिन उन किसानों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है। ये मनोज जी का दावा है। देखिए मनोज जी का दावा कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा है कि जिनको नकारात्मक ही बोलना है, गांव में एटीएम नहीं है, वो कभी सकारात्मक बोलेंगे। तो मनोज जी क्योंकि प्रतिपक्ष में है तो हमेशा प्रतिपक्ष से ही उसमें रहते हैं। नहीं, सकारात्मक बोल रहे हैं भाई मनोज जी, आप सकारात्मक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया तो उसकी सराहना। नहीं, वो देखिए, वो कुछ लोग हैं कि केवल अब किसानों के खाते में पैसा गया तो बता रहे बैंक से निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है हाइपोथेटिकल है। काम जो हो रहा है वो अपवाद स्वरूप कहीं कुछ हो सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, देश भर में किसानों को 75,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में गया है। और अब मनोज जी नहीं मानने को तैयार है तो मैं कोई एफिडेविट तो कहिए उनको लिख करके भेज दूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि विपक्ष कैसे मान लेंगे?
हमने। अब वो आपको लगता है निराधार, लेकिन देश मानता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ना मानते हो, लेकिन पूरा देश इस बात को मानता है। हरीश जी, मैं एक दावा कर रहा हूँ अब बहुत हेल्दी डिबेट के साथ। प्रदीप जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड आप बताइए, इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीज के अलावा या गंभीर बीमारी के अलावा क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी को एक पैरासीटामोल की गोली दी है? उत्तर प्रदेश सरकार की बात मैं कर रहा हूं, किसी मेडिकल स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं। क्या किसी सरकार ने किसी एक आदमी को पैरासीटामोल की या जेंटामाइसिन का एक इंजेक्शन लगाया है क्या? आपका जवाब मैं ये बात दावे से पूछ रहा हूं। आपका जवाब, एक व्यक्ति को पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं मिली सरकार हरीश जी, एक मिनट रुकिए। कोरोना पेशेंट के अलावा तो मैं कैसे मान लूं कि इस प्रदेश में 72,000 करोड़ या 50,000 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से किसानों तक पहुंच गया या किसानों के हाथ में? आपका जवाब मनोज जी, आपका जवाब मैं सुरेश बहादुर सिंह जी से दिलवाऊंगा और उनसे ये कहूंगा कि वो जरा बताएं कि क्या हरीश जी आपके पास में क्या कोई सरकार सीधे हरीश जी, एक मिनट, सुरेश जी को चर्चा में शामिल करेंगे। हरीश जी आ रहा हूं सुरेश जी, आपसे समझेंगे, क्या किसी सरकार ने कभी सीधे दवाई दी है? सरकार मेडिकल कॉलेज के माध्यम से दवाई देती है। अरे मैं वही बात कर रहा हूं, क्या सरकारी अस्पताल में मिली? क्या मैं गलत कर रहा हूं? मैं प्रदीप की सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं, मैं मेडिकल स्टोर की नहीं। क्या सरकारी अस्पताल में किसी को देखा गया? चलिए सुरेश जी, 2 महीने में देखिए प्रदीप जी, ये मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं कि कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व संकट था जी। और उस संकट से सभी सरकारों ने निपटने के लिए आपने देखा होगा कि सारी सरकारी सेवाएं, जो मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं छोड़कर के सारी ओपीडीज बंद कर दी गई थी। इसलिए बंद कर दी गई थी कि ये कोरोना पेशेंट्स के, जो एक महामारी की बात थी, कोरोना पेशेंट से निपटने के लिए निश्चित रूप से उस महामारी से निपटने के लिए सारे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था और सारी सरकारी सेवाएं दे रही थी, क्योंकि कोरोना से जो संक्रमण था, कोरोना के संक्रमण को अगर देखा जाए तो कोरोना उन्हीं को संक्रमित कर रहा था जो पहले से बीमारियों से पीड़ित थे, जो थे। तो इसलिए अब किसी एक बीमारी को अलग करके देखना या दूसरी बीमारी को देखना निश्चित रूप से ये अलग एक बुनियाद, ये दूसरी चीज बात हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ देखिए, जब इस महामारी से आप लड़े तो सभी सरकारी, ये सच बात है कि कहीं आपको अगर दांत का दर्द हुआ दिखाने में हो सकता है आपको संकट का सामना करना पड़ा, मुझे भी करना पड़ा। तो कुछ इस महामारी में जब आपको इतने बड़े संकट से लड़ना है तो कुछ चीजों को तो आपको निश्चित रूप से उनको तरफ, दूसरी तरफ उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि इस महामारी से लड़ना ये बहुत बड़ी संकट की काम थी। जहां तक मनोज के किसानों की बात थी, मैं बहुत बड़े, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड था, बहुत ज्यादा दौड़ा नहीं कर पाया, अपने गांव तक गया था, अड़ोस पड़ोस गांव तक गया था, वहां किसानों के खाते में 2,000 रुपए की सम्मान राशि आई है और लोगों ने मुझको बताया। मेरे और बहुत ज्यादा दौड़ा मैंने नहीं किया था। मनोज जी की बात है, ये तो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखना चाहिए, उसका जवाब भी देंगे, बिल्कुल हरीश जी देंगे। लेकिन जहां तक लड़ाई की बात है, निश्चित रूप से सरकार ने इसमें लड़ाई में निश्चित मनोयोग से लड़ा है और कोरोना से लड़ने में जिस तरह जनता ने उनका सहयोग दिया है, तभी हमारे यहाँ इतनी संख्या बहुत कम नजर आई है संक्रमित की। नहीं तो निश्चित रूप से हम बहुत भारी संख्या में होते और बहुत बड़े संकट में होते। अब तो ये बिल्कुल नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, एक ऐसा दौर है, अब इस दौर में चूंकि हम अनंत काल तक लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते हैं और जिस तरह से परेशानियां आ रही हैं, हमको आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी अपनी स्थिति मजबूत करनी है, लोगों को बेरोजगार लोगों से निपटना, उनको भी रोजगार देना है, जो लोग प्रवासी आ रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं समायोजित करना है। अब जैसे आप ये कहेंगे तात्कालिक व्यवस्था हो जाए, तो तात्कालिक व्यवस्था संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकार एमएसएमई के माध्यम से अगर 11 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करिए तो रोजगार कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से उसमें महीने 2 महीने का समय लगेगा। उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसकी कमेटी तैयार की जाएगी, तब तक आप आलोचना कर सकते हैं। आलोचना एक दिन की, एक दिवसीय आलोचना नहीं होती है। अब लेकिन काम करने में ऐसा, इस महामारी से निपटने में समय लगना पड़े, सरकार की आलोचना करिए, आपका स्वागत है, कंस्ट्रक्टिव आलोचना करिए, वो भी स्वागत है, लेकिन सरकार उस दिशा में प्रयास करिए, सरकार दिशा में काम कर रही है, तो सरकार की तारीफ भी आपको करनी पड़ेगी। मनोज जी, अब अपनी बात रख लीजिए, फिर कुछ सवालात हैं जो हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं महत्वपूर्ण बात इस डिबेट में जरूर करूंगा, किसानों से जुड़ी हुई बात है और सभी आम जनता से जुड़ी बात। क्या आप मुझे एक केस कोई ऐसा बता सकते हैं कि अगर, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि किसी ने मदद नहीं की जनता की, क्या बीजेपी का जिस अनुसांगिक संगठन की पार्टी है, आरएसएस, जो इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्या किसी के ऊपर कहीं, अगर कहीं भी मदद की जनता की, तो क्या किसी के ऊपर एक केस दर्ज हुआ? उनके ऊपर अगर जनता की मदद करने में एक केस दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं दर्ज हुआ।
कहीं भी नहीं देश में जहां पे भी बीजेपी की शासन हमें है। मदद करने में आपको कैसे केस दर्ज होगा? लेकिन प्रदीप जी यही तो सबसे बड़ी बात है। जी। हमारे पत्रकार साथी बात कह सकते हैं मुझे कि मैं विपक्ष का आलोचना करता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को सिर्फ जनता की मदद करने के लिए हजारों केस दर्ज कर लिए गए और ऐसे ऐसे केस कि जिन पे मेरे ख्याल से आने वाले समय में विवेचना करके सरकार राष्ट्रद्रोह भी लगा देगी। जिस तरीके से ये लॉकडाउन का उल्लंघन करके राष्ट्रद्रोह वाले केस बन रहे हैं। हमने जनता की मदद की, हमने भूखे को खाना दिया। हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने चार केस मेरठ में हमारे एक नेता के ऊपर लगाए गए, वो लगातार गरीबों की मदद कर रहा था। तो इस सरकार की मंशा को मैं कैसे सही मान लूं? ठीक है, किस आधार पे सही मान लूं? मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूं, फिर उसके बाद हरीश जी का रुख करेंगे। सवाल यह है कि 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई है, ऐसे में दूसरी बीमारियों को प्राथमिकता नहीं दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना में उन सबको बाहर निकाला जाता तो क्या आपको नहीं लगता कि हम अमेरिका और ब्राजील से कहीं आगे होते? आप निश्चित तौर पे अमेरिका और ब्राजील, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश 2 लाख के करीब पहुंच रहा है और 2-2.5 लाख पे ही खत्म हो जाए, कोरोना आगे ना बढ़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं। मनोज जी, आप इतना तो मानेंगे ना कि अमेरिका की आबादी 30 से 35 करोड़ है और हमारी उनसे ज्यादा 135 करोड़ है। तो चाइना की तो हमसे ज्यादा है और चाइना के यहाँ मरीज कितने 83,000-84,000 में खत्म हो गए। हाँ, आप इस बात को क्यों नहीं मानते? उनका एक शहर से दूसरे शहर में कोरोना नहीं पहुंच पाया। इस बात को भी तो चर्चा में लेके आइए। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं होगी, चर्चा तो हमारी अमेरिका से होगी, क्योंकि हमारा बड़ी पार्टी की बड़ी सरकार है, तो अमेरिका से तुलना करेंगे, वो चाइना से थोड़ी नहीं तुलना करेंगे। लेकिन बाकी देशों की बात करें, चाहे ब्राजील की बात करें, चाहे दूसरे, हमारे भारत की खुशनसीबी है। हाँ। ये हमारे भारत का बहुत बड़ा, उसको मैं कह रहा हूं, किसान, मजदूर, आम जन नागरिक और धूप, छां, जाड़ा, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता का मैं सशक्त नमन करता हूं इस देश की जनता को, जो इस देश की बीमारी से लड़ा। हमारा मतलब इस बात से नहीं सरकार की लड़ाई से मतलब नहीं, लेकिन आप ये बताइए क्या सरकार का जो दायित्व था उसका निर्वहन पूरी तरीके से कर पाई? पिछले स्तर के उत्तर प्रदेश की बात करूं, कितने घोटाले सामने आए, कितने घोटाले सामने आए, सरकार ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की? जवाब ले लेता हूं। जी हरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे मित्र मनोज जी तो भाषण कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। मोदी जी से आज मोदी जी तो बहुत भाषण देते हैं। पूरी दुनिया जो है आज चाइना के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, तो इसी कारण तो पैदा हुआ। तो आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो वायरस कहीं न कहीं जनरेटेड है चाइना द्वारा, तो यही कारण है कि वो आखिर वो वुहान तक क्यों सीमित रहा, पूरी दुनिया में क्यों फैल गए, क्यों नहीं उन्होंने फ्लाइटें रोकी। अपने यहाँ तो बाकी स्टेटों की फ्लाइटें उन्होंने रोक दी थी, लेकिन पूरी दुनिया में जाने वाले लोगों की और पूरी दुनिया में जाने वाले फ्लाइटों को उन्होंने नहीं रोका। तो जो अविश्वास का कारण है चाइना का, जो बात कह रहे थे मनोज जी, उसका जवाब दिया। दूसरी बात, अगर कोई सकारात्मक दृष्टि रखेगा तो देखेगा कि 23 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 8,000 समथिंग है और जिसमें से 5,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं 5,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 3100 कुछ है और देश भर में 2 लाख का आंकड़ा जरूर टच कर रहा है, लेकिन 90,000 से ज्यादा लोग उपचारित होकर के अपने घर जा चुके हैं। तो जो अगर कोई सकारात्मक दृष्टि रखेगा तो इन चीजों को सोचेगा। और दूसरी चीज ये है कि आज तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। जैसा आप तो मीडिया के बड़े माध्यम है, उत्तर प्रदेश भर में आपके रिपोर्टर होंगे, आपके रिपोर्टर ने कभी कोई बताया कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं मदद दे रहा था और उसके खिलाफ FIR हो गई? तो इस तरह की जो भ्रामक चीजें हैं, इस तरह की भ्रामक बातें करके हम चाहें कि हम अपनी राजनीति को परवान चढ़ा लेंगे। मैं नाम लेके कोट करके बता सकता हूँ, अतुल प्रधान हमारे मेरठ के सदना विधानसभा के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं और उनके ऊपर 3 केस लगाए हैं आपने।
तो कोई और लखनऊ में रहा कम हो। से कम 5, 6, 7 अतुल- हमारे अतुल कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज अतुल की गई है। देखिए, बुलंदशहर में दर्ज की गई है, अलीगढ़ में दर्ज की गई। हम कितने उतनी जिलों का बातें नाम लूं? करें, आप टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। हम उतनी बातें आप करें टीवी मनोज जी। चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। आप- श्रीवास्तव जी, मैं आप बीजेपी झूठ बोल रहे हैं। वालों से- बातें और कर रही हो। खासकर आप मनोज जी, आप वरिष्ठ झूठ जैसे बोल रहे लोग हैं। पे आप कहिए ना आप कि झूठ बोल रहे समाजवादियों हो। पे आपने हमने जनता की मनोज जी, मदद आप की झूठ बोल रहे हैं। और आपने कहाँ बैठे थे और लोग आपके? समाजवादियों की कहाँ बात की बीजेपी के महारत है। कार्यकर्ता जनता की मदद कर रहे महाभारत थे? है, किसको पानी पिला समाजवादियों रहे की बात थे? की। बड़ी पार्टी बनते इस हैं बात की आप, महारत बहुत आके बड़ा मैं तो संगठन झूठ है बोल- RSS का। भ्रामक जब बात उत्तर करें। प्रदेश में प्रवासी मजदूर आप- अपने आप प्रदेश के झूठ जिलों में बयानी आ कर रहा रहे था हैं। पैदल, कहाँ पे लोगों को आपका शिविर भ्रमित चल करने रहा का प्रयास था? कर रहे हैं। मनोज अरे जी, हेलीकॉप्टर आपके से भ्रमित फूल करने बरसाने से वालों, होने वाली कहाँ नहीं पे है। आपके लोग मदद कर रहे थे ये आपके बताइए? भ्रमित करने से कुछ होने सरकार वाली ने नहीं है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर आप से उन सीखते थे। मजदूरों को घर नहीं भिजवा आप सके। ऐसे ही 2000 हवाई चप्पल की चुनाव बात पहले करने सीखते वालों, थे। जहाज ऐसे से ही नहीं बचवा 2017 के सके। चुनाव आप पहले सिर्फ सीखते थे। महिमा मंडप कर ठीक रहे है, हैं। जनता मनोज जी, ने इतना याद आज रखिएगा। मनोज जी, सीखने का ये- जवाब जिस दिया है। प्रदेश और जिस देश में विपक्ष सीखने- आवाज उठाएगा, जी, जनता तक सीखने से कुछ असलियत नहीं की होने जाएगी। वाला। इस बिल्कुल। बात को बिल्कुल आज ध्यान से- रखिए। लेकिन मनोज जी आपकी आप बातें रावत- आ रहा हूँ रावत बात हरीश जी। करेंगे जी तो कोई आप- जनता आपके ऊपर भरोसा करने वाली हरीश जी, नहीं आप है पाक हो रहे हैं। कि ब्राह्मण जी, बात हरीश जी, करके आपसे मुझे ऐसी आप उम्मीद नहीं कि अपनी आप राजनीति आपका को हो परवान जाए। मैं अपने चढ़ाएंगे। तथ्य रख रहा ये हूं, बिल्कुल बिल्कुल सत्यता के साथ जनता रख रहा इसकी खारिज करती है मनोज जी। गलत बयानी मत किया सा कीजिए। से सच्चा, सा से सच्चाई और सा से समाजवादी। वो कितनी ठीक है, सच्चाई है ठीक है। समाजवादी हमारे पार्टी वापस में, आ रहे हैं, ये हरीश जी, देश आपके सब पास आएंगे। जानता है। और आप हैं बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, ना, बहुत मनोज झूठी जी, पार्टी। आप माफ हर करिएगा। बात में आप झूठ बोलते हैं। मनोज जी, मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि मेरठ में कितने केस दर्ज हुए समाजवादी। नहीं, आप इसकी अपनी बात महारत- रखिए, मैं अगर लेकिन- अपनी बात गलत इसकी कह रहा हूं, महारत आप जो है, बताइए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं मैंने कह आपको रहा हूं, ये जी, ये बीजेपी भारत का मतलब समाजवादियों को बहुत झूठी याद पार्टी, है। क्योंकि बीजेपी ये- सिर्फ झूठ इसकी- बोलना जानती है। जी ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। काम एक ये आपका करेंगे, फ्रस्ट्रेशन बोल नाम रहा है। लेंगे, इनाम लेंगे 10 का। आपका मनोज जी, फ्रस्ट्रेशन बोल रहा हरीश जी है। आपके बात आ रहा हूँ। मनोज जी क्या आप मैं इस बात से आपका इनकार कह रहा हूं कि करेंगे? आपका frustration हरीश जी आ बोल रहा रहा है। हूँ, हरीश जी जो एक मिनट आ रहा हूँ आपके फ्रस्ट्रेटेड पास। होता है इसी तरह बात करता है जैसे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है हरीश जी, ठीक है। मनोज फ्रस्ट्रेटेड जी, तो इस प्रदेश मनोज का जी- मजदूर किसान है। मनोज जी, प्रवासी सवाल- मजदूर है, समय ठीक आने है, पर जवाब देगा। ठीक है मनोज, सवाल ये है, आप ये मानेंगे कि 2 महीने का जो कोरोना काल था, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो कोरोना के काल थे, उसमें ऐसे समय में किसानों को यंत्र उपलब्ध करा देना, खेती करवा लेना, ये कोई आसान काम था? अच्छा बताइए आप, जी। 2 माह में लगभग 1.5 से 2 माह में क्या किसान को खाद मिली? जी। क्या उसको बीज की दुकान खुली क्या मिली? उनकी कटाई कैसे क्या हुई? पानी में? अच्छा, नहीं, कटाई तो कैसे उसको हुई? क्या करना? जी। कटाई 1-1.5 महीने बाद जब जी। मौका मिला। सिंचाई अब- कैसे हुई? अरे तो सिंचाई अपने संसाधन से उसने की, तो कैसे करेगा सिंचाई अगर अपने सुविधा नहीं देगी संसाधन से सरकार? की। और आपको जी। बता दूं, क्या जी। नहरें सुचारू रूप से चल रही थी? ये आप इनसे पूछिए। नहीं, नहीं, आंकड़े आते कि अगर नहीं आते? संयंत्र ना पहुंचा जाते, जी। सरकार का दावा है कि संयंत्र उन्होंने पहुंचाए, अगर संयंत्र ना होते तो कैसे देखिए, काटे? सरकार का दावा, सरकार तो कह रही है कि हिंदुस्तान में सब बेहतर है। जी। पहले दिन 12 घंटे 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया, ताली और थाली बजवा दी, इसके बाद दिया और कैंडल जला दी, इसके बाद गोला और तमाशा नहीं, करा दिया। मैं- कोरोना इस देश से खत्म हो गया। सवाल- क्या कोरोना खत्म क्या हो गया? आप- प्रदीप जी, क्या कोरोना क्या खत्म हो गया? लखनऊ, क्या आप उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की उस मेहनत को जाया जाने देंगे ये कहकर कि कुछ काम नहीं हुआ है? किसानों, अन्नदाता ने उत्पादन किया कि नहीं किया? पूरे देश को, प्रदेश को खिला रहा कि नहीं खिला रहा है? और किसके बिल्कुल, दम पर? किसान और ने किसके दम पर अपनी किया? 100% जिम्मेदारी का निर्वहन किया। किसके दम पर? और जितना कुछ किसान कर सकता था, मैं कहता हूं कि डॉक्टर और पुलिस के बाद, और मीडिया को मैं इसलिए छोड़ता हूं कि मीडिया तो हर काल में, चाहे युद्ध हो चाहे जो कुछ हो, हमेशा लगा रहता है। लेकिन किसान ने अभूतपूर्व, उत्तर प्रदेश का किसान या देश का किसान अभूतपूर्व कार्य किया उसने लॉकडाउन में। उसको सशक्त नमन है। रियल में कोई भगवान है इस देश में, तो मैं वो मेरे देश का किसान है, अन्नदाता है, और मेरे जैसा व्यक्ति सशक्त नमन करता है। ठीक है, समय खत्म। लोगों को अन्न मिला है तो किसान की वजह से, देश के प्रधानमंत्री की वजह से नहीं मिला। ठीक है। सुरेश जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे कि वाकई जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उन्होंने भी भरपूर काम किया है और अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने का काम जब तक अगर सरकार नहीं करती तो शायद वो इतना बड़ा काम ना कर पाते। देखो, तो जाहिर सी बात है, जब एक लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ था, जी। तो अगर सरकार उनको मजदूर न उपलब्ध कराती, कटाई जिस तरह कटाई को संयंत्र न उपलब्ध कराती और संसाधन न उपलब्ध कराती, तो निश्चित रूप से किसानों के सामने एक संकट का दौर, तो संकट तो आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो एक संभव किया जा सकता था इस दौरान, उस किसानों के लिए सरकार ने किया, इसलिए इनकार नहीं।
अच्छा किया, कितना ज्यादा होना चाहिए था, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये कि ठीक है, ऐसे समय में उनके उत्पादन को खरीदना, उनको बाजार तक पहुंचाना, उनको धनराशि उपलब्ध कराना निश्चित रूप से सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, और सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया और निश्चित रूप से किसानों के लिए उन्होंने उपलब्ध कराई, जो संसाधन उपलब्ध कराए, और किसानों के जो उत्पादन था उनको मार्केट रेट पर या मार्केट जिस तरह बेचा गया, खरीदवाया गया, जो भी हुआ, और जो रोजगार को दिए गए, जो दिया गया, उसके निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना करना चाहिए था वो किया, और सरकार को निश्चित रूप से सरकार इसके लिए प्रशंसा के पात्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में और इस कठिन परिस्थिति में जब 100 साल बाद एक कोई बहुत बड़ी महामारी आई है जिससे निपटने में पूरा देश नाकाम रहा है, ऐसे समय में हमारे देश के लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने जबरदस्त उत्साह का परिचय दिया, काम किया, और इसमें सहयोग रहा सरकार का, जो उनको संयंत्र से लेकर के दूसरी चीजें उपलब्ध करा सकी, जिसकी वजह से वो पूरा काम कर सके। और हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे अन्नदाता की स्थिति इसी तरह और आगे भी सुधरना जारी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड मसाले।